नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इजराइल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ ने जो तैयारी की थी वो तैयारी कैसे मुकम्मल हो रही है, उन तैयारियों के बीच नेतन्याहू क्या बयान दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आखिर तैयारियां जो की जा रही थी उसको लेकर कैसे नेतन्याहू ने अपनी सेना की हौसला अफजाई की है। लेकिन कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आज महाभारत में, ये आपको बता देते हैं कि नेतन्याहू का प्लान क्या है और जो प्लान तैयार किया है उन्होंने उसे जल्द अंजाम देने वाले हैं। वो प्लान क्या है और कैसे अंजाम देंगे ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मेहमानों से इसको समझेंगे। और दूसरी बड़ी खबर क्या है महाभारत में आज, खाली होगा गाजा, सपना होगा पूरा। पूरे गाजा इलाके को खाली कराने के लिए पहले नेतन्याहू ने कह दिया था कि जल्दी गाजा को पूरा खाली करा के हमारा कब्जा हो जाएगा, और वो तैयारी अब दिख भी रही है, इसीलिए अब सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर गाजा पर लगभग कब्जा हो चुका है, दक्षिण गाजा की तरफ सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, महायुद्ध में ढील, बंधकों पर बड़ी डील। अब महायुद्ध में थोड़ी ढील की बात भी सामने आ रही है और हमास के आतंकियों की ओर से यह कहा भी गया था कि अगर आप 5 दिनों के लिए सीज फायर करते हैं या आप युद्ध रोकते हैं तो हम आपके बंधकों को छोड़ देंगे, और उसी पर विचार किया गया है। सीज फायर से एक लेवल नीचे कदम जरूर उठाए गए हैं इजराइल की ओर से, लेकिन पूरी तरीके से युद्ध या हमलों को रोका नहीं गया है। आगे बढ़े उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह कैसे अब इजराइल की सेना ने तैयारी कर रखी है। जो भूमध्य सागर है वहां पर तैयारियां कैसे कर रखी हैं आईडीएफ ने तैयारी कर रखी है और पूरे भूमध्य सागर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये तस्वीरें हम पहले भी आपको दिखाते, लेकिन आज की तस्वीर बेहद खास है। इसलिए खास है क्योंकि सैनिकों को अब उन युद्धपोतों से नीचे भेजा जा रहा है, उस जगह पर, उन जगहों पर टारगेट करके उन जगहों पर हमले दूर से किए जा रहे हैं जहां पर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। और इसीलिए पहले यह कहा गया था आईडीएफ की ओर से कि पहले उत्तरी गाजा को खाली कीजिए, उसके बाद दक्षिणी गाजा में लोगों को जाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब उत्तरी गाजा पर लगभग कब्जा होने के बाद अब इजराइल की सेना के कदम दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए वहां पर पर्चे गिराए जा रहे हैं और पर्चे गिराकर लोगों को खाली करने के लिए इलाका भी कहा गया है। अब एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। वो ग्राफिक्स ये है कि आखिर गाजा में एक फायदे के 2 फतह क्या हैं आईडीएफ के, इजराइल की सेना के, ये पहले आपको बता देते हैं। गाजा फतह से इजराइल को बड़ा फायदा होने वाला है, एक नहीं 2 बड़े फायदे होने वाले हैं, और इससे 2 बड़े सपने इजराइल के पूरे होंगे। गैस का खजाना और बेन गुरियन प्रोजेक्ट, ये कैसे पूरे होंगे ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। गैस का खजाना कैसे मिलेगा ये आपको विस्तार से बताएंगे। गाजा खाली होते ही ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिन 2 फायदों की हम बात कर रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट भूमध्य सागर से ही जुड़े हुए हैं। और वहीं की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे वहां पर सैनिकों ने चारों तरफ से कब्जा करके गाजा को घेर लिया है। फिलिस्तीनी जल क्षेत्र में नेचुरल गैस फील्ड है। जो पहला फायदा ये हम आपको बता दें, ये गाजा के पास 610 मीटर की गहराई में है। जिस गैस के खजाने की बात की थी उसके बारे में आपको बता रहे हैं। फिलिस्तीन ने इसे ब्रिटिश गैस को दे रखा है और उसी पर आगे कदम बढ़ाती हुई दिख रही है आईडीएफ। इजराइल हमेशा से इसे पाने में लगा रहा और उसी को पाने के लिए अब इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार दिख रही है। टेरर फंडिंग में इस्तेमाल संभव है, इजराइल ये कह रहा है इस गैस खजाने का, और इसीलिए हम इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। दूसरा, बेन गुरियन प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक फतह से 2 फायदे। दूसरा फायदा है बेन गुरियन प्रोजेक्ट, जिसमें स्वेज नहर का तोड़ निकाला जाएगा, और वहीं लाल सागर, भूमध्य सागर को ये जो स्वेज नहर जोड़ती है उसी का तोड़ निकाला जाएगा। इसमें मिस्र के दबदबे वाली स्वेज 120 किलोमीटर लंबी है और उससे बड़ी नहर बनाने की तैयारी है, वो है बेन गुरियन नहर। 193 किलोमीटर लंबी ये नहर होगी जो बनाने की तैयारी की जा रही है इजराइल की ओर से, यानी व्यापार के लिहाज से भी इजराइल को बड़ा फायदा होगा। दूसरा, व्यापारिक समुद्री मार्ग ये बन जाएगा, इसलिए इजराइल अब ये चाहता है कि ये नहर बनाई जाए और भूमध्य सागर के आसपास जो अपना पूरा कब्जा कर लिया जाए। और ये तस्वीर इस ग्राफिक्स के बाद अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल इस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, और अब एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता रहे हैं कि कैसे उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना ने भीषण बमबारी की है। उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना की बमबारी जारी है। अल जातर में इजरायली सेना ने बम बरसाए हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं उस जगह का जहां पर बम बरसाए गए। देखिए कैसे
धुएं का गुबार चारों तरफ आपको दिख रहा है। जहां तक अब आप देख पा रहे हैं वहां पर धुएं का गुबार है। उत्तरी गाजा का कुछ ही इलाका बचा है जहां पर सेना को अब और कब्जा करना है और उस कुछ इलाके पर कब्जा करने के लिए आईडीएफ लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब उत्तरी गाजा पूरी तरह हमारे कब्जे में होगा और दक्षिणी गाजा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि उत्तरी गाजा पर कब्जा लगभग हो चुका है, ये दावे हैं आईडीएफ के। वहीं दक्षिणी गाजा पर बहुत जल्दी हम दक्षिणी गाजा पर भी कब्जा कर लेंगे। खैर, इन सब के बीच फिलिस्तीन के लोग अमेरिका से क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या मदद चाहते हैं अमेरिका से। हालांकि अमेरिका का झुकाव इजराइल की तरफ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर तरह से हथियारों की मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन क्या मदद की गुहार लगाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमास पर इजराइल का कहर, गाजा में जिंदगी तार तार। इजराइल की चौतरफा कार्रवाई, हमास पर अब निर्णायक प्रहार। फिलिस्तीन की अमेरिका से गुहार, गाजा में जंग अब रोको सरकार। उत्तरी गाजा में हमास का खेल खल्लास हो चुका है। आईडीएफ ने हमास की सरकार को पलटते हुए उत्तरी गाजा में अपना कब्जा कर लिया है। हमास के तमाम अहम ठिकानों पर इजराइल का कब्जा है। संसद जमींदोज हो चुकी है, कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं, सुरंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं अस्पतालों पर भी इजरायली फौज का नियंत्रण है। पाताल में भी हमास के ठिकानों की तलाश की जा रही है। इजराइल को तलाश है गाजा के कसाई यहया सिनवार की। इजराइल को तलाश है 27 देशों के बंधकों की, लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल को अब तक ये कामयाबी नहीं मिली है। बड़ी तादाद में लोगों ने इजराइल की मांग पर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में पलायन किया ताकि वो सुरक्षित रह पाएं, लेकिन अब इजराइल ने गाजा की कसाई की तलाश में खान यूनुस पर भी बमबारी की शुरुआत कर दी है। सिनवार की तलाश में इजराइल का एक्शन जारी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक इजरायली फौज ने पूर्वी गाजा में भी एक्शन शुरू कर दिया है। युद्ध के अंत तक हमास खत्म हो जाएगा, गाजा से कोई खतरा नहीं होगा और इजराइल गाजा में नहीं होगा। यानी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चौतरफा एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमास पर शिकंजा कसा जा चुका है। मकसद तो एक ही है, हमास का खात्मा। अब इजराइल के प्रहार के बाद फिलिस्तीन ने अमेरिका से गुहार लगाई है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जंग में दखल देने और जंग को तत्काल रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई है। फिलिस्तीन के नाम संदेश में महमूद अब्बास ने कहा, जंग को तत्काल बंद करना चाहिए। गाजा में नरसंहार को आत्मरक्षा के नाम पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में गाजा में जो हो रहा है वो युद्ध अपराध है जिसके लिए सजा मिलनी चाहिए। दुनिया भर में जंग के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इजराइल को 44 दिनों में हमास को तहस नहस करने में कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन हमास का कसाई सिनवार अभी जिंदा है। सिनवार के खात्मे तक इजराइल नहीं रुकेगा, बंधकों की रिहाई तक इजराइल नहीं रुकेगा और बंधकों की रिहाई के बाद भी हमास के खात्मे तक इजराइल के रुकने के संकेत नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहले भी इजराइल को गाजा पर कब्जे को लेकर आगाह कर चुके हैं। अब एक बार फिर बाइडेन ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति के लिए 2 देशों वाला समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन ही अहम है। इसके बिना लंबे वक्त तक शांति मुमकिन नहीं। फिलहाल जंग जोरदार है और इजराइल के वार से गाजा धुआं धुआं है। हमास के कुकर्मों की सजा गाजा में आम इंसान भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जली सेना की तैयारी पर आज हम बात करेंगे और साथ ही जो 2 बड़े सपने हैं इजराइल के वो कैसे पूरे होने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि हमास के आतंकी जो फिलिस्तीन को आगे बढ़ाने और फिलिस्तीन को मजबूत करने की बात करते थे, आज वो आतंकी भाग चुके हैं। क्यों नहीं, वो इजराइल की सेना का सामना कर रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ने परिचय करा दूं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नयन मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं और रूपिंदर सचदेव सर इस वक्त मेरे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, बाहर से ही जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास आऊं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, मेरे सहयोगी सलोनी भी करेंगे। जंग के बीच ईरान ने एक और मिसाइल को दिखाया है। मेहरान मिसाइल की ईरान ने पेशकश की है। आखिर क्या मकसद है,
इस मिसाइल को दिखाने का। ईरान की एक और मिसाइल सामने आई है। क्या ईरान अपनी ताकत इस युद्ध के बीच दिखा रहा है और यह बता रहा है कि जरूरत पड़ने पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर क्या इजराइल पर बड़ा हमला किया जा सकता है? इसको हम हमारे मेहमानों से समझेंगे कि आखिर इस मिसाइल को दिखाने का मतलब क्या है। ये वो मिसाइल है जो सामने आई है, इसका नाम है मेहरान मिसाइल, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इस पर बात करूं उससे पहले सलोनी का रुख करती हूं, जो ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं। सलोनी, अभी के हालात आपसे समझना चाहेंगे, साथ ही ये भी कि दक्षिणी गाजा की तरफ सेना जो आगे बढ़ रही है, किस तैयारी के साथ, क्या मंशा? देखिए अनामिका, मंशा यही है कि दक्षिणी गाजा में अगर आम लोगों के बीच आतंकी छुप रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ गाजा तो पूरे अपने कब्जे में कर लिया है पहले ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, लेकिन अब क्योंकि दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ रहे हैं तो चैलेंजेस बहुत हैं। और इस बीच खबर हम ये भी सुन रहे हैं कि एक तरह से सीज फायर की बात हो रही है। 5 दिन का सीज फायर हमास चाहता है, बदले में 50 से 70 बंदूकों को छोड़ने की बात हो रही है। तो नेतन्याहू पर देखिए अनामिका भी प्रेशर बहुत है कि वो अपने बंदूकों को जो यहाँ के लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, उन्हें रिहा कराएं, क्योंकि 44 दिन एक लंबा वक्त होता है। लोग प्रदर्शन करके अब मांग कर रहे हैं कि 44 दिन हो गए, उनके प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? सवाल वो ये खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस युद्ध से उम्मीद सिर्फ ये थी कि उनके जो अपने वहां गए हैं वो सुरक्षित वापस आए। क्योंकि अभी इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक तस्वीर साझा की थी एक होस्टेस की, जिसकी मौत हो गई। उन्हें अपनी जिंदा चाहिए और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि आप चाहे डील आप करें, चाहे आप युद्ध के जरिए ले आए, लेकिन बंदूकों को रिहा करा के वापस ले आए, क्योंकि 44 दिन हो चुके। ये जो सत्र का हाल है वो आम लोगों का टूटता दिखाई दे रहा है। नामिक बिल्कुल सलोनी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप ट्रैवल कर रही हैं, आप दूसरी जगह पर मूव कर रही हैं, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब मेहमानों का रुख करते हैं। जनरल मैसन, पहला सवाल आपसे, सलोनी ने जो बात की है उस पर बात करूंगी, फिर मैं ईरान की मिसाइल पर बात करूंगी। सलोनी ये बता रही है और हमें सुबह से ये खबर मिल रही थी कि सीज फायर पर कोई बात बन सकती है। अभी ये पता चला कि सीज फायर तो नहीं, लेकिन उससे एक स्टेप नीचे बात जरूर बनी है। तो क्या बंधक छूट पाएंगे इजराइल के? कुछ उम्मीद बंधी है? देखिए, अमेरिका का और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर की और पूरी जनता की कोशिश है कि बंधक तो टॉप प्रायोरिटी पे रिलीज हो, और अगर वो रिलीज होते हैं तो लड़ाई का थोड़ा कोर्स चेंज होगा। लेकिन यस, इनका जो इरादा है आईडीएफ का, वो हमास को खत्म तो करेंगे। अब जहां तक बंदूकों का सवाल है, देखिए आपकी जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो लास्ट सेंटेंस उनका बहुत अच्छा था कि ये वहां की जनता को बहुत तकलीफ हो रही है गाजा स्ट्रिप में, और वो हमास की वजह से ये तकलीफ हो रही है। तो जो सारा प्रॉब्लम है वो हमास ने किया हुआ है। अगर हमास ये बंदूकों को रिलीज कर दे, तमाम 242 बंदूकों, तो इसमें आप देखिएगा काफी फर्क आएगा। इंटरनेशनल प्रेशर सब कुछ फिर इजराइल में पड़ेगा, वो करना नहीं चाह रहे हैं। और सरप्राइजिंगली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जैसी और जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी होस्टेज रिलीज की बात नहीं करते। सब चाहते हैं सीज फायर हो जाए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो जाए। लेकिन बेसिक मुद्दा तो दो है, एक हमास का खात्मा जिन्होंने टेररिस्ट अटैक 7 अक्टूबर को किया है, और साथ ही में जो होस्टेजेस ले गए हैं, सबसे बड़ा वॉर क्राइम तो वो है, उसको कोई बात ही नहीं करता है, ना कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल। मेरे को तो हैरानी होती है। तो सबसे बड़ा वॉर क्राइम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, और रोज वो इजरायली बॉम्बिंग्स की बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी बोला है कि अभी टॉप प्रायोरिटी है, और उन्होंने बहुत साफ किया है सीज फायर नहीं होगी। आज की तारीख पे प्रेसिडेंट बाइडेन का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, सीज फायर नहीं होगी। और हमास पे प्रेशर है, वहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कतारी शेख से बात की है कि इनको रिलीज करने की पूरी कोशिश की जाए, जितने भी होस्टेजेस हैं। तो प्रेशर बनेगा। हाँ, टेम्परेरी पॉज हो सकता है, लेकिन सीज फायर 5 दिन की तो क्या 1 दिन की भी नहीं होगी। टेम्परेरी पॉज 4-5 घंटे का हो सकता है। इसके अलावा मेरे को नहीं दिखता है कि ये कोई इजराइल की प्राइम मिनिस्टर या ये मानेंगे, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी है होस्टेज को रिलीज कराना, और उसके लिए जो भी एफर्ट यूनाइटेड स्टेट्स और ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है वो होगी। और साथ ही ये जो एक प्रेशर है साउथ गाजा में, वो एक और प्रेशर है जो इजरायली सेना कर रही है नेवी के फ्रंट से भी। ये एक प्रेशर का बेसिक कारण ये है कि एक तो इजरायली जो फिलिस्तीन जनता है वो दुखी हो गई है और हताश होके, देखिए अब वो बताने लगेगी इजरायली सेना को कि शिनवार कहाँ छिपा है, होस्टेजेस कहाँ छिपे हैं, इंटेलिजेंस वही देंगे, क्योंकि लोग अब कब तक सहेंगे। 44 डेज हो गए युद्ध को, और अभी तक मिला क्या उनको? तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। और उसका सारा श्रेय, ये जो तकलीफ है, ये सिर्फ जाता है हमास को,
और वो इजराइल को ब्लेम बिल्कुल, करते और हैं। इन्हीं के फायदे की बात करते थे। ये हमास के आतंकी इन्हीं को आगे बढ़ाने, इनकी मजबूती और इनका ही कब्जा हो फिलिस्तीन पर, उसकी बात करते थे। आज उनको छोड़कर ये भाग गए हैं, जबकि इजराइल की सेना का सामना इन्हें करना चाहिए था। किस आधार पर ये बातें की गई थी, इस पर हम आगे रिएक्शन देंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, गाजा में जंग के दौरान 3 रिजर्व सैनिकों की मौत हो गई है। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के अब तक 62 सैनिकों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने सैनिकों की मौत की जानकारी दी है, यानी कि नुकसान लगातार इजराइल को भी हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं, ये दावा हमास की ओर से किया जा रहा है। नुकसान आम लोगों को ही होता है, जैसा जनरल मैस्टन भी कह रहे थे और हमारे सहयोगी सलोनी भी बता रही थी कि सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को ही हो रही है। कर्नल सिंह, आम लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच युद्ध रुक नहीं रहा है। 44 दिन हो गए हैं, कोई अंत नहीं दिख रहा है इसका। देखिए, जब हम किसी भी अंत की बात करें, किसी भी युद्ध विराम की बात करें, किसी भी टैक्टिकल पॉज की बात करें, किसी भी ह्यूमैनिटेरियन की बात करें, दोनों तरफ से माहौल बनना चाहिए। आप ये नहीं कह पाएंगे कि रुकिए रुकिए रुकिए। मैं आपको गिनवा देता हूं, चलिए एक 30 सेकंड के अंदर गिनवा देता हूं। 6 तारीख को इजराइल ने अटैक तो नहीं किया, 8 तारीख के बाद किया, क्योंकि कुछ 7 तारीख को ऐसा घिनौना कांड हुआ जिसमें कोई भी, अगर आप होते आपको भी उतना ही गुस्सा आता। फिर भी 8 तारीख को बॉम्बिंग नहीं हुई, लीफलेट्स बटे, आप लोग नहीं हटे नॉर्थ गाजा से, आपके लिए टाइम दिया गया, आप लोग नहीं हटे, आप लोगों को बोला गया कि हमास को सरेंडर करा लो, कोई सरेंडर नहीं है, आपको बोला गया कि हमास जहां जहां है वहां से छोड़ दीजिए, हमास ने उल्टा आपको छोड़ने से रोक दिया। जो लोग नॉर्थ से साउथ जा रहे थे वो नहीं जा पाए, और एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। हर बार अनाउंसमेंट हो रही है आपको एज अ हमास, अगर आप अपने मॉस्क, अपने किंडरगार्टन स्कूल, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो 1 हथियार मिले या 100, वो मायना नहीं रखता है, बट आपने उसकी सैंक्टिटी तो तोड़ दी। भाई लोगों का ये कहना है कि कम हथियार मिले अल शिफा से, वो भाई कम क्या होता है, 1 भी उतना ही बड़ा है और 100 भी उतने ही बड़े। आपने गलत इस्तेमाल किया है, मॉस्क का गलत इस्तेमाल किया है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉज, ये जो 4 घंटे का पॉज रोजाना इतने दिन से चल रहा है, ये माहौल की जिम्मेदारी सिर्फ इजराइल की है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके तरफ से एक अपील तो आ सकती है कि हम पैलेस्टीनियंस हमास का सपोर्ट नहीं करते, ये हमारे पार्ट नहीं है। अभी भी फायरिंग क्यों हो रही है? वो फायरिंग, ये माहौल है। आप एक बात बताइए, आपके पास ट्रम्प कार्ड है होस्टेज, ऐसा मेरा सोचना है। कल अगर आप 50, 60, 70, 80 होस्टेज छोड़ दोगे, आप देख लेना एक माहौल बन जाएगा एकदम से कि यस, अब इस पॉज को सीज फायर में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कौन सा काम है जो आप 5 दिन के सीज फायर में करोगे होस्टेज रिलेटेड, जो रोजाना 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, उसमें आप नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा करने वाले हो सिवाय इसके कि अपने आप को रीग्रुप करोगे, अपने आर्म्स एम्युनिशन को ठीक करोगे? इसके अलावा मुझे तो और कोई दिखता नहीं। आपने बोला तेल की कमी है, लो जी तेल भी दे दिया, माहौल बना रहे हैं इजराइल, तेल भी आपको दे दिया। आपने बोला उससे पहले कि जी सप्लाईज आनी चाहिए, सप्लाई भी आने दी, 600 से ज्यादा गाड़ियां आपके पास अंदर आ गई। कम है ज्यादा है उसके पर बात नहीं कर सकते, शुरू तो किया, माहौल तो बनाया। इजराइल को क्या मिल रहा है मैं ये जानना चाहता हूं माहौल के तौर पर। अभी भी उनकी सेना के ऊपर फायर हो रहा है, अभी भी आप कहीं हिजबुल्लाह से फायर करवा रहे हो, कभी कहीं से फायर करवा ले रहे हो, रॉकेट अभी भी आ रहे हैं। अब तो आप नॉर्दर्न गाजा में अगर बात करें कि कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कहा जा रहा है, अभी भी उनके ऊपर फायर कैसे आ जाता है? दैट मीन्स आप माहौल नहीं बना रहे। माहौल हमेशा दोनों तरफ से बनता है, लेकिन हमास की ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। जो बात आप कह रहे हैं उस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली सैनिकों ने हमास के अधिकारियों के घर भी छापा मारा है। हमास के अधिकारियों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन अब और तेज हो गया है। हमास के अधिकारियों के घर पर आईडीएफ ने छापा मारा है। अधिकारी क्या, ये भी वही आतंकी हैं जो इन्हें गाइड कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे और हमलों को अंजाम देना है। लेकिन अब उन सभी लोगों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पहले इन लोगों पर एक्शन लिया गया, पहले इन लोगों पर हमले किए गए, पहले बम बरसाए गए इनके ठिकानों पर, और अब जैसे जैसे अपडेट मिल रहा है वैसे वैसे इनके ठिकानों पर, इनके अलग अलग घरों पर छापेमारी की जा रही है। अब बंधकों पर डील जो हुई है वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल बंधकों पर इजराइल हमास की एक डील हुई है। वो क्या डील है ये आपको बता दें। बाइडेन के दखल पर यह डील हुई है, लेकिन अभी ये डील हुई है, पहले होती तो शायद
जिस स्टूडेंट की जान गई है वो नहीं जाती। डील में कतर ने मध्यस्थता की है। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से ये डील हो रही है, ये बात सामने आ रही है। अलग अलग ग्रुप में बंधक छूटेंगे, हालांकि अब तक छूटे नहीं है, छूटेंगे, छूट सकते हैं। करीब 50 बंधक छोड़ेगा हमास, लेकिन उसके लिए शर्त भी रखी गई है, महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा। ये बताया गया है कि पहले जो 50 बंधक छोड़े जाएंगे इजराइल के, उसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा होंगे। पूरी प्रक्रिया सख्त निगरानी में चलेगी और दोनों तरफ से निगरानी इस पर होगी, यानी इजराइल की सेना की भी निगरानी होगी और हमास भी ये चाहेगा कि जिन 50 बंधकों को हम छोड़ रहे हैं उनको छोड़ने का एक मैसेज दिया जाए कि जो बात कर्नल सिंह कह रहे थे कि एक कोशिश होनी चाहिए, लेकिन वो माहौल बन नहीं रहा है। दिक्कतें लगातार और बढ़ती जा रही हैं कर्नल नयन, और जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो माहौल कहीं बन नहीं रहा है। हमास कोई कोशिश नहीं कर रहा है, अपील ये कर रहे हैं आप कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए सीज फायर करिए, लेकिन अगर आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो कैसे सीज फायर होगा? आम लोगों को ही नुकसान है। पर देखिए, हाँ, पर देखिए, आप आतंकवादियों से क्यों माहौल बनाने की आप अपेक्षा कर रही हैं? आतंकवादी थोड़ी माहौल बनाते हैं। आतंकवादी तो जब मानते हैं, जब प्रेशर उनके ऊपर आता है, जब आप उनके गले को पकड़ लेते हो तो जाकर के वो हरकत करनी शुरू करते हैं। ये कोई दो देशों की लड़ाई थोड़ी हो रही है, ये नॉन स्टेट एक्टर है, आतंकवादी हैं ये लोग। और इसके पीछे विलियम बर्न से लेकर के जो मोसाद के चीफ है, वो पिछले एक हफ्ते से इजिप्ट से लेकर के कतर तक इस बारे में बातचीत चल रही। कतर में जो इनके सर्वा बैठे हैं, जो हमास के लीडर्स बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं, उनके माध्यम से उनको भी डराया जा रहा है कि अभी अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा, तो चुपचाप तुम भी लाइन पे आ जाओ। ये सब कुछ डर से हो रहा है। और इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इजराइल सीज फायर करेगा तो वो भी कहेंगे हम करेगा, और इजराइल कहेगा हम 2 बंदे देते तो वो कहेगा हम भी देंगे। वो डर के मारे दे रहे हैं। और उन्होंने फॉर्मूला ये लगाया है, इजराइल की फॉर्मूला है ये। अब जब अभी बात हुई कतर के जो सर्वा है उनकी और आपके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी आपस में जो ये बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद में ये बात निकल के आई है कि 50 के करीब महिला और बच्चों को छोड़ो, आपको भी हम आपके महिला बच्चे ही छोड़ेंगे। वरना ये लोग तो इब्राहिम हामिद जैसे उन आतंकवादियों की मांग कर रहे थे जो एक्सपर्ट है उसमें सुसाइड बॉम्बिंग्स के अंदर, और इजराइल की जेल में पड़े हुए हैं। ये याया जो है, याया जो बैठा सनवार, ये भी तो 24 साल इजराइल की जेल में रह के आया है। इसको छोड़ के क्या मिल गया इजराइल को? तो कहने का मतलब ये है कि इनको प्रेशराइज में लाना पड़ेगा। जैसे जनरल साहब बोल रहे थे, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई और रूल नहीं चलता, यहाँ पे प्रेशर है, बाकी जनता शोर मचा रही है। ईरान इसके पीछे पड़ा हुआ है, सब चीजों के पीछे ईरान का हाथ है, और ये बात अच्छी तरह से दुनिया भी जानती है, अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी जानता है। अब खुल के सामने वो आ नहीं रहा, अपने प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, कभी हुती को आगे कर रहा है, कभी हिजबुल्लाह को आगे कर रहा है, कभी हमास को आगे कर रहा है, कभी जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है इराक के, उनको आगे कर रहा है। लेकिन इन सबको तो ये ठिकाने लगाया ही जाएगा। सिर्फ बात यहाँ पे आती है कि अगर ईरान सामने आने की हिम्मत करेगा तो अमेरिका से मुंह की खाएगा। ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास, और आप रविंदर सर का रुख करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं। कैलिफोर्निया में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। गाजा में हमले को लेकर विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान युद्ध विराम की मांग की जा रही है। एक तरफ हमास के आतंकी युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, वहीं कैलिफोर्निया में प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन में भी युद्ध विराम की मांग की गई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के लिए सीज फायर हो, लेकिन इस सीज फायर से फायदा क्या इजराइल को होगा? हालांकि इजराइल कोई भी सीज फायर करने वाला नहीं है और अमेरिका का भी पूरा समर्थन इजराइल को मिल रहा है कि किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं होगा। लेकिन कैसे कैलिफोर्निया में प्रदर्शन हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा फिलिस्तीन ने अमेरिका से भी गुहार लगाई है मदद की। रविंदर सर, अब फिलिस्तीन अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि आप इस पूरे मामले में मीडिएशन करिए जिससे कि स्थितियां सुधरे, लेकिन अमेरिका का जो स्टैंड है वो पहले ही क्लियर है, वो इजराइल को समर्थन दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। थैंक यू, डेफिनेटली यस। पर बात ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है, इनकी ना कोई इफेक्टिवनेस है ज्यादा, ना इनका कुछ इन्फ्लुएंस है, ना इनका कुछ रुतबा है। बट हाँ, डेफिनेटली ये पैलेस्टीनियन लोगों की बात है। गाजा में पैलेस्टीनियंस हैं, तो इनका बनता है कहना कि द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अमेरिका से अर्ज कर रही है कि सीज फायर हो या पॉज हो, ह्यूमैनिटेरियन। बहुत सारी आवाजें हैं, उनमें से इसकी भी एक है, पर इसकी आवाज की कितनी वैल्यू है मैं वो नहीं समझता ज्यादा। बट ये देखिए, जो भी बात हो रही है होस्टेज डील की, ये शायद पिछले 1 घंटे में खबर है, एंड इसमें ऑलमोस्ट शायद ये डील फाइनल हो गई है। 50 या जितने भी बंधक छूटेंगे, और कतर के प्राइम मिनिस्टर का कहना है बस अब केवल शायद लॉजिस्टिक्स को वर्कआउट करना, माइनर डिटेल्स बाकी है
कि कैसे ये बंधक हैंड ओवर होंगे, क्योंकि हमास भी जब इन बंधकों को हैंड ओवर करेगा उस पर भी बड़ा लुका छिपकी होगी, हम समझ सकते हैं, राइट। और 5 दिन का पॉज होगा। अब उसे हम चाहे जो भी कहें, और पॉज का मतलब क्या है, या मतलब तो शायद यही है कि आईडीएफ अपने अटैक रोक देगा 5 दिन के लिए, और एड बढ़ाई जाएगी काफी, पानी, तेल इत्यादि इत्यादि, खाना, मेडिकल सप्लाई वगैरह, ये काफी कुछ बढ़ा करके दी जाएंगी इन 5 दिनों में। और इजराइल की अटैक्स रुकेंगे। जहां तक बात है, देखिए ये दुनिया में जो चल रहा है, जैसे तेल की बात कीजिए, कहा जा रहा है कि फ्यूल दिया जा रहा है, पेट्रोल दे रहे हैं 2 टैंकर दिन पे, राइट, मदद के लिए। उसका बेसिक रीजन है कि वो तेल है वो सुएज जो आपकी है उसके पंप्स को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आपके सुएज और पानी को पंप करा जा सके। और इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कल जेरूसलम में कहा, वो तो हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर सुएज निकाली नहीं गई तो वहां पैंडेमिक हो जाएगा, और पैंडेमिक होगा तो हमारे सोल्जर्स भी मरेंगे, इसीलिए हम ये फ्यूल दे रहे हैं ताकि सुएज के पंप्स चले। तो इजराइल के अंदर जो पार्टीज हैं उनके भी अलग अलग विचार है रिगार्डिंग दिस वॉर। इनफैक्ट इस तेल को लेकर ही इजरायली कैबिनेट आपस में बटी पड़ी है ऑल्सो। तो अभी तो जो होस्टेज सिचुएशन को अगर बात करें तो लगता है कि यस पॉसिबल दिख रहा है, जो खबरें आ रही है कि कुछ एक्सचेंज होगा और 5 दिन के लिए ये युद्ध रुकेगा। अब इसका क्या फायदा, क्या इंपैक्ट होगा, इजराइल तो 5 दिन बाद दोबारा शुरू कर देगा ना। हो सकता है इसका इफेक्ट ये भी होगा कि दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रही है, आप और हम जो देख रहे हैं, उन प्रोटेस्ट में थोड़ी थमेंगी थोड़ी कि भाई चलो कुछ तो सीज फायर हुई, और 5 दिन बाद जब इजराइल दोबारा शुरू करेगा तो हो सकता है दुनिया में जो प्रोटेस्ट है इनका टेम्पो कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक मोमेंटम होता है हर चीज का, यहाँ वॉर चल रही है, इनकी वॉर के मोमेंटम के टेम्पो को भी आईडीएफ को देखना होगा, राइट। उधर जो लोग रिस्क कर रहे हैं उनका क्या टेम्पो, अभी तो रोज आप लंदन, अमेरिका, हर जगह प्रोटेस्ट देख रहे हैं। 5 दिन के अंदर सीज फायर हो गई तो हो सकता है दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रही है ना इस समय, 6, 7, 8वें दिन इतनी ज्यादा नहीं होंगी जितनी आजकल हो रही है, तो वो भी हो सकता है। बट लेट्स सी द जुरी इज आउट। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, फिर जनरल मैस्टन का रुख करूंगी मैं। अश्कलोन और गाजा बॉर्डर पर अलर्ट हुआ है, रॉकेट सायरन के बाद अलर्ट जारी किया गया है। रॉकेट अटैक के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हमास की ओर से लगातार रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं और ये अटैक 7 अक्टूबर से लगातार जारी है। भले ही उन अटैक को आयरन डोम विफल करने में सफल रहा हो, लेकिन उसके बाद भी जब भी इस तरह से सायरन बजता है तो ये लोगों को बताया जाता है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, नहीं तो लोगों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब एक और सायरन बजा के अलर्ट जारी किया गया है। जनरल मैस्टन, मैंने अभी कुछ देर पहले एक तस्वीर दिखाई थी, ईरान ने अपने हथियार की एक और प्रदर्शनी की है, एक और प्रदर्शन किया है, दिखाया है कि हम किस तरह से और मजबूत हैं। क्या ये माने कि अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपने रॉकेट ऐसे दिखाने का मकसद ये है इजराइल को डरा रहे हैं? डरने वाला नहीं है इजराइल, और इजराइल से ईरान की दूरी बहुत बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कैसे इन हथियारों के जरिए अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है, जिसको मैं बोलूंगा खोखला दिखावा। इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिसाइल है भी तो क्या कर लेगा और क्या करके दिखाएगा, काबिलियत है नहीं। ये ईरान है जो कुछ दिनों के अंदर स्टेटमेंट दे रहा है कि हम तो इन्वॉल्व नहीं है, हम ढीले हैं इस मामले में, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ हम मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमारी नहीं है। तो उसका स्टांस, एक्चुअली प्रेशर तो देखिए ईरान पे भी बहुत है। पहली बात, मिडिल ईस्ट से प्रेशर है, जो अभी इस्लामिक और अरब देशों की कॉन्फ्रेंस हुई थी OIC के और अरब लीग की इजिप्ट में, कोई यूनिटी नहीं थी, तमाम देश ईरान के भी खिलाफ थे, कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं निकला। अमेरिकन जो वहां पर डिप्लॉयमेंट है, मेडिटेरियन में हो, रेड सी में हो, पर्शियन गल्फ में हो, वो ईरान के ऊपर प्रेशर है। ईरान को यह भी पता है कि जो इजराइल है उनके वेपन्स किस प्रकार के हैं और क्या डैमेज उनके ऊपर कर सकते हैं। तो ईरान सिर्फ यह दिखावा कर रहा है, नकली वो गुस्सेबाजी कर रहा है और कुछ नहीं। और ये जो इंटरनेशनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बोलूं, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, वहां एक फैशन है। और कौन जा रहा है? ये वही लोग हैं जिनको वहां पर शरणार्थी दी हुई है। तो कहने का मतलब है ये वहां पर, क्योंकि वहां लिबरलिज्म है, फ्री ऑफ फंड, बेसिक स्पीच आपकी फ्री है, वो इसलिए आप कर सकते हैं। यही मिडिल ईस्ट देशों में क्यों नहीं हो रहा है? यूएई में तो अभी तक एक दिन का भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। यूएई, दुबई जैसे जगह एक दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये फैशन है, दिखावा है। और
इससे कोई इजराइल पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इजराइल का मिलिट्री एम बहुत क्लियर है, हमास का डिस्ट्रक्शन, और उनको कोई इंटरनेशनल प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी प्रोटेस्ट हो जाए। ये बस फैशनेबल चीज है, प्रोटेस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहो कि इजराइल ये कर रहा है। दुनिया पे कुछ भी फर्क पड़े, इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है, और उसने आज 44 डेज हो गए हैं, जितना भी इसने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो करता जा रहा है। नॉर्थ गाजा को पूरा कैप्चर कर लिया। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो महमूद अब्बास का स्टेटमेंट है, मैं इजराइल में आर्मी चीफ के साथ 2007 मार्च में गया था, और उस समय ये हमास की लड़ाई खत्म हुई थी 2005, और 2006 में ये हिजबुल्लाह के साथ। वहां पर एक शब्द इजरायली ने बताया था, तो मेरे को याद है कि हमास, यहाँ ये जो इनका हमास का इरादा क्या है, वो हमस्तान बनाना चाहते हैं इसको, गाजा स्ट्रिप को। और आपको याद हो गया जब ये टेक ओवर किया था वहां पर पैलेस्टीन अथॉरिटी ने, महमूद अब्बास की पार्टी फतह ने, किसने इनको निकाला? वहां की जनता ने, हमास ने इनको निकाला लड़ाई करके बड़े खराब तरीके से। तो आज महमूद अब्बास भी एक्चुअली फंक्शनल नहीं है, और ये जो हमस्तान का इसका प्रोजेक्ट कर रहा है, देखिए वेस्ट बैंक में किसका है कंट्रोल? फतह का है, फतेह पार्टी का है। एटलीस्ट महमूद अब्बास का थोड़ा कंट्रोल है। हमास का ये जो एक एजेंडा था हमस्तान का बनाने का, एट द कॉस्ट ऑफ अपने लोगों को तकलीफ देने के लिए, वो खत्म हो रहा है। इजरायली एजेंडा बहुत क्लियर है, हमस्तान और हमस को खत्म करना। इसीलिए ये सारा कैप्चर किया जा रहा है, जिससे और इसीलिए उत्तरी गाजा से अब दक्षिणी गाजा की ओर चढ़ाई की जा रही है। आगे हम दिखाएंगे कि कैसे जॉर्डन ने भी अपने टैंक्स तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि आखिर इजराइल हमास डील डिकोड कैसे हो सकती है। हमास का मकसद क्या है, इजराइल का इससे फायदा क्या होगा? आतंकियों को एकजुट करने में हमास को इससे मदद मिलेगी, ये हमास का मकसद है। इजराइल का फायदा होगा कि 50 बंधकों की इजराइल वापसी हो सकती है। इसके अलावा बचे बंधकों पर बड़े सौदे का विकल्प रहेगा हमास के पास, जबकि इजराइल का यह फायदा होगा कि बाकी बंधकों के आने का रास्ता खुलेगा। पहले 50, फिर और बंधक आ सकते हैं। हमास का मकसद यह भी रहेगा कि ब्रिगेड को दोबारा खड़ा करने की तैयारी की जाएगी, यानी कि फिर से इजराइल के खिलाफ खुद को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी इतने हमलों के बाद। लेकिन इजराइल का इससे फायदा यह होगा कि फिलिस्तीन के नागरिकों को भरोसे में लेना चाहेगा, कि फिलिस्तीन के नागरिकों का भी इजराइल पर भरोसा बढ़े। इसके अलावा हमास का मकसद यह है कि उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ किस तरीके से भागने का मौका मिलेगा उसको, और फिर इजराइल का फायदा होगा कि फिलिस्तीन में किस तरीके से अपनी मजबूती की जाए। हमास का मकसद यह भी होगा कि दुनिया में मानवीय चेहरा दिखाने का अवसर मिलेगा, जबकि इजराइल का फायदा होगा कि दुनिया में इजराइल की जीत दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये स्थिति है, और इजराइल हमास डील अगर डिकोड होती है तो ये हालात बनेंगे। हमास का ये मकसद है, और इजराइल को इससे ये फायदा होने वाला है, जो हमने आपको विस्तार से बताया। अब मैंने बात की थी जॉर्डन ने कैसे अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज को भी समझेंगे कि जॉर्डन का क्या रोल रहने वाला है इसमें। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में छिड़ेगी जंग। इजराइल के खिलाफ जॉर्डन की तैयारी। वेस्ट बैंक में घातक टैंकों की तैनाती। इजराइल और हमास के बीच वेस्ट बैंक बॉर्डर पर हलचल शुरू हो गई। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक बॉर्डर के करीब अपने घातक टैंकों को तैनात कर दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसकी सेना टैंकों के साथ वेस्ट बैंक बॉर्डर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ इजराइल की सेना हमास के आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, तो वहीं हमास के समर्थन में खड़ा जॉर्डन अपने टैंकों को वेस्ट बैंक में तैनात कर रहा है। बताया गया कि फिलिस्तीन के नागरिकों और हमास के आतंकियों को रोकने के लिए वेस्ट बैंक बॉर्डर के करीब सेना की टुकड़ी को भेजा गया। इस मामले पर जॉर्डन के अधिकारी ने कहा कि जॉर्डन फिलिस्तीन लोगों के विस्थापन की अनुमति नहीं देगा, और इसे रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। मतलब फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद करने का दावा करने वाले जॉर्डन ने भी गाजा के लोगों को लेने से इनकार कर दिया है। जॉर्डन पहला मुस्लिम देश नहीं है
जिसने फिलिस्तीन के लोगों को शरण देने से मना किया हो। इससे पहले मिस्र और अरब देशों ने भी गाजा के मुस्लिम शरणार्थियों के मामले में हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इन देशों को डर सता रहा है कि फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ हमास आतंकी उनकी जमीन पर आ सकते हैं। यही नहीं, हमास के आतंकी इनके देश में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं और यही वजह है कि कोई भी देश फिलिस्तीन के लोगों को शरण देकर अपने नागरिकों को जोखिम में नहीं डाल सकता है। मिस्र इजराइल के दक्षिण और जॉर्डन उत्तर पूर्व में स्थित है। दोनों देश गाजा और वेस्ट बैंक के साथ सीमा साझा करते हैं। जॉर्डन में पहले से ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों की आबादी है। यही वजह है कि जॉर्डन गाजा के लोगों को शरण देने से हिचक रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा जाने के लिए फरमान जारी किया था। खबर है कि इजराइल की सेना जल्द ही हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए दक्षिणी गाजा में किसी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसके लिए उसने फिलिस्तीन के लोगों को खान यूनिस के कई कस्बों को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद फिलिस्तीनी नागरिक वेस्ट बैंक के रास्ते जॉर्डन में घुस सकते हैं, इसीलिए जॉर्डन ने उन्हें रोकने के लिए टैंकों को तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नल सिंह, ये रिपोर्ट हमने दिखाई, जॉर्डन ने कभी नहीं कहा था कि इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमास के आतंकियों के साथ की बात कभी नहीं कही थी। अब टैंक तैनात किए गए हैं जिससे कि वो खुद को सुरक्षित रखें, अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। आई एम वेरी ग्लैड कि ये बात फिर से खुलकर आ गई कि जॉर्डन कभी भी किसी हालत में पैलेस्टीनियंस का वेल विशर नहीं है कि वो अपनी कंट्री में दे दें, क्योंकि पैलेस्टीनियंस भी हिस्टोरिकली ये बात रियलाइज करते हैं, उन्हें पता है, आप हिस्ट्री कुरेद कर देख लीजिए कि जॉर्डन वाज अगेन अ वेरी बिग बूचर ऑफ पैलेस्टीनियंस जब उसके यहाँ ये लोग इन्होंने लिए थे, टू द एक्सटेंट कि उन्होंने एक बहुत बड़े कैपेबल और एबल बूचर को इनवाइट किया था, जनरल जियाउल हक जो बाद में बने, वो उस समय ब्रिगेड कमांडर थे, और जिसको बोलते हैं ना एक कत्लेआम पैलेस्टीनियंस का जॉर्डन की जमीन पर हुआ था। रीजंस कुछ भी हों, बट जॉर्डन आई डोंट थिंक कभी भी अपनी जिंदगी में ये रिस्क लेगा, और मैं कहता हूं पैलेस्टीनियंस को भी ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए कि वो जॉर्डन की तरफ मुंह करें। और ये जो आप देख रहे हैं टैंक मूवमेंट, ये दिस इज फॉर दी टेररिस्ट के हमारी तरफ ना आ जाए, हिजबुल्लाह हमारी तरफ ना आ जाए, अपनी जमीन से लड़ो, वो ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि देखिए जब एक बार मोमेंटम बनता है, साउथ से अगर हमास को और हिजबुल्लाह को किसी भी तरह से जाना है, अब कहाँ जाएंगे? या तो इजिप्ट जाओगे नीचे वाली साइड में अगर जाना है, क्योंकि लेबनान में तो आप ऑलरेडी हो हिजबुल्लाह के तौर पर, बट अगर नीचे वाली साइड में जाना है तो आपके भाई यही दो कंट्री बसती हैं और तो कहीं आप जा नहीं सकते। तो अब ये जॉर्डन प्रिकॉशन ले रहा है कि मैं पूरी फौज अपने बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहा हूं, किसी को आने नहीं दूंगा। साथ ही साथ मुझे लगता है वो इजराइल को भी ये कन्वे कर रहा है कि आप हमारी तरफ मत धकेलना इनको, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तो जेन्युइन पॉइंट है कि साउथ से लोग जाएंगे कहाँ अगर ऑपरेशन स्टार्ट होता है, किस तरफ भेजोगे? मुझे लगता है शायद अभी भी इजराइल अपनी जो साउथ की इंटेंसिटी है ग्राउंड की शायद अभी शुरू नहीं करेगा अगले कुछ दिन तक, जब तक के कहीं ना कहीं एक वर्केबल फॉर्मूला, अगर हम बात करते हैं होस्टेज रिलेटेड, तो इसको एनकरेज कर पहले होस्टेल छुड़ा लिए जाए, उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि अगर बाइडन बोल रहे हैं, और बाइडन का बोलना अपने आप में बड़ा माना जाता है, कि टू स्टेट थ्योरी को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें, कम से कम डिस्कशन के लिए। वो क्या बनता है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी ना कि मोमेंटम जो प्रोटेस्ट के हैं वो कम हो जाएंगे, भाई प्रोटेस्टर्स को अगर आप एक एनालाइज करवा लीजिए, उनके हाथ में जो बोर्ड है उस पे ये क्यों लिखा है कि पैलेस्टीन के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मार पिटाई रोकी जाए, वो जिनोसाइड रोकी जाए, उन्होंने तो जिनोसाइड का भी वर्ड इस्तेमाल, एक शब्द ये नहीं लिख सकते कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उन इन्फेंट्स, उन 40 बच्चों की, उन औरतों की, उसको हम रिग्रेट करते हैं, वी डोंट सपोर्ट किलिंग। 5000 बच्चे सबको दिख रहे हैं, लेकिन 5040 बच्चे किसी को नहीं दिख रहे। बच्चा किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, बच्चा अपने आप में भगवान है। आप अपने भगवान को 5000 को हाईलाइट करोगे, आप वहां क्या कर रहे हो प्रोटेस्ट के अंदर? इज दिस द ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेस्ट? किल द ज्यूस, वी डोंट वांट ज्यूस, ज्यूस धरती से पर नहीं रहने चाहिए। ये अगर
अगर यही आपकी मानवता है, आई थिंक इजराइल इज रेसिप्रोकेटिंग इन नेशनल स्पिरिट। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर कर्नल नयन का रुख करूंगी मैं। जंग के बीच गाजा में भीषण बमबारी जारी है। गाजा से सुनाई दिया जोरदार धमाका, धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार छा गया है। जोरदार धमाके की आवाज आई है। भीषण बमबारी लगातार जारी है। गाजा में जंग के बीच लगातार भीषण बमबारी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यह बात तो साफ है कि जिन जगहों पर इजराइल की सेना के हमले हो रहे हैं, जिनको नस्तनाबूद करने के लिए लगातार बमबारी की जा रही है, उन सभी जगहों पर नुकसान भी हो रहा है। इसीलिए हमास के आतंकी अपने ठिकानों को छोड़कर जा रहे हैं। कर्नल नयन, अभी जो बात कर्नल सिंह ने कही है, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी, इसी पर सवाल पूछूंगी, जो उन्होंने कहा कि भाई जो साउथ गाजा के लोग हैं वो कहां जाएंगे, अगर उन्हें कोई शरण नहीं देगा तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि अब आईडीएफ दक्षिण गाजा की ओर आगे बढ़ रही है और वहां पर कब्जा करेगी तो पूरा गाजा उनके कब्जे में आ जाएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन है। देखिए, सनाई आइलैंड पेनिसुला था जो कि इजराइल के कब्जे में था, और उसने 1982 में ट्रीटी हुई थी दोस्ती बनाने के लिए इजिप्ट से। उससे पहले इजराइल के पास ही हुआ करता था सनाई पेनिसुला जो है पूरा, ये गाजा स्ट्रिप से लगता है बिल्कुल। मेरा मानना ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी वहां पे धकेले जाएंगे, ये कह के कि जितना भी एरिया पे हम एक्शन करते आए नॉर्थ से लेकर नीचे साउथ को, वो अब इनहेबिटेबल हो गया है, वहां पे अभी रह नहीं सकते, तो लिहाजा टेम्परेरीली कह करके शायद इनको वहां पे किया जाए। लेकिन अगर कोई ये बोले कि साउथ के अंदर अभी पेनिसुला साउथ के अंदर अभी एक्शन नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा हो रहा है, क्योंकि परसों से ही मिडिल गाजा में, गाजा के मिड में का एरिया जो है, जो आपका वादी गाजा से नीचे की तरफ है साउथ में, वहां पे एक्शन होना शुरू हो गया है। खान यूनिस के पास में बम्बार्डमेंट चालू है, और जो इनकी डिवीजन है, जो कि इंजीनियर्स की डिवीजन है, वो पहले से ही वहां पे अब इन सुरंगों को उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कल रात को जो है बाइडेन ने बहुत स्टेटमेंट क्लियर कर दी, पलट गया अमेरिका। पहले अमेरिका कह रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर सीज फायर कुछ देर के लिए होना चाहिए। कल बाइडेन ने क्लियर कर दिया कि बीच में हम लोग सीज फायर तो दे देंगे, लेकिन ये एक्शन जो है हमारे हमास के खिलाफ, ये बंद नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका ये कहता है, अमेरिका का ये मानना है, जो कि अभी इजराइल के नेतन्याहू कह रहे थे कि अगर हम इसको युद्ध को भी बंद करते हैं तो इसकी गारंटी नहीं कि दोबारा से ये अटैक नहीं करेगा हमास हमारे ऊपर, ये बर्बरता जो है दोबारा से पक्का आएगी और वो पक्का करेगा, ऐसा कल बाइडेन ने बोला। लिहाजा ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमास के खात्मे के पहले कोई रुकने वाला नहीं। अभी इजराइल का एम बिल्कुल क्लियर है, जिसने 7 अक्टूबर का अटैक करवाया था याहिया सिनवार, और उसके साथ में जो आपका मोहम्मद वो दाइफ था, वो साथ में एक महमूद सानवार भी है। इन तीनों को इनको पता है कि ये लोग छुपे हुए हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग रहे हैं, और इनका मेन एम है ये बच्चे तो छुड़वा लेंगे ये लोग 2-4 दिन इधर, लेकिन जो इनके बाकी बचे हुए 200 के करीब बंधक उनके पास है, वो इनके पास एक रीजन रहेगा जिसको हमास अपने लिए एक तरीके से ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मिस्टर सचदेव ने कहा था कि अब्बास जो है वो निकम्मा इंसान है, उसे सर ये दक्षिण गाजा का जो हमने जिक्र किया ना कि दक्षिण गाजा से जो लोग हटेंगे वो कहां जाएंगे, मैं उसकी एक मैप दिखा देती हूं, उसकी एक तस्वीर दिखाती हूं कि किस तरह से दक्षिण गाजा पर, गाजा के आसपास अब इजराइल ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। किन किन जगहों पर ये बड़े बड़े नए टैंक तैनात किए गए हैं, ये 5 नए टैंक हैं जो दक्षिण गाजा में तैनात किए गए हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में दक्षिण गाजा पे हमले और तेज होने वाले हैं। T-62, M-60 ये टैंक्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े हथियारों के जरिए भी दक्षिण गाजा पर चढ़ाई की तैयारी है इजराइल की सेना की। इसके अलावा जो सुपर शेरमन मीडियम टैंक भी तैनात किया गया है। ये कुल 5 टैंक है जिनको तैनात किया गया है, और अब दक्षिण गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। उत्तर गाजा जो लाल एरिया आप देख रहे हैं उस पर लगभग कब्जा हो चुका है इजराइल का, और अब दक्षिण गाजा पर कब्जे की तैयारी है जो ग्रीन एरिया है वहां पर। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गाजा में जारी है इजरायली सेना के हमले। इजरायली सेना के अटैक गाजा में लगातार जारी हैं, और केवल उत्तरी गाजा में ही नहीं बल्कि दक्षिणी गाजा में भी अब अटैक लगातार किए जा रहे हैं। रिमल में आईडीएफ की सैन्य कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना ने सैनिकों का वीडियो भी जारी किया है। हमास को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा है कि 35 सुरंगों में हथियार रॉकेट का जखीरा है, यह आईडीएफ कह रहा है। और ये पहली बार नहीं कह रहे हैं आईडीएफ, ये लगातार कह रहे हैं कि सुरंगों में हथियार छिपाकर रखे गए हैं, और ये सुरंगें बनाई गई हैं अस्पतालों में, मस्जिदों के नीचे। रविंद्र सर, ये जो मैंने अभी खबर दिखाई, जो तस्वीर दिखाई, इस पर आप इस विस्तार से समझना चाहूंगी कि इन जगहों पर जहां इजराइल ने अपने टैंक तैनात किए हैं कितनी आसानी होगी और कितनी जल्दी दक्षिणी गाजा पर कब्जा कर लेगा इजराइल।
देखिए, कपल ऑफ थिंग्स, मेरे ख्याल से इजराइल ने नॉर्थ गाजा को ऑक्यूपाई कर लिया फिजिकली, बट मेरे ख्याल से ये नहीं हम कह सकते कि मतलब नॉर्थ गाजा से उसने हमस को उखाड़ फेंका है। अभी हमस तितर बितर हो गया है। एनीवे, जो दूसरी बात, जो मॉडल शायद इजराइल का है गाजा के लिए, एक डॉक्यूमेंट लीक हुई थी मिनिस्ट्रियल इनकी, पर इन्होंने फिर डिराई कर दिया था। उसमें जैसे वेस्ट बैंक का मॉडल है ना, वेस्ट बैंक में 60% एरिया इजराइल के पास है, इनके सेटलर्स के पास है, और इजराइल ने वहां पर कहा है कि हमारी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है इत्यादि। 60% लैंड वेस्ट बैंक का इजराइल के टोटल कंट्रोल में है। 20% लैंड जो है वेस्ट बैंक का, उसमें पैलेस्टीनियंस रहते हैं, परंतु इजरायली सिक्योरिटी है। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो स्कूल, अस्पताल, बस सर्विस वगैरह चलाती है, म्यूनिसिपल सर्विसेज, पर जो सिक्योरिटी है वो इजराइल के हाथ में है। और आखिरी 20% जो अलग एक 20% है, वहां पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सिविक सर्विसेज भी है और लोकल पुलिस भी है, उनकी अपनी आर्मी तो है नहीं। तो इसी तरह का मॉडल शायद इजराइल गाजा के लिए भी सोचे कि भाई ओके, नॉर्थ गाजा को मैं अब अपने इजरायली सेटलर से ऑक्यूपाई करवा दूंगा, ठीक है, बाकी बचा नीचे वाडी गाजा नदी या नाला जो है, वो नदी क्या रही है बेचारी, उसके नीचे जो इलाका है जहां इन सबको पुश किया जा रहा है, वहां पर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हो कि भाई ओके, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो भी सोल्यूशन बने उसकी सरकार बनेगी, जो पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह काम करेगी, पर सिक्योरिटी इजराइल की रहेगी कुछ समय तक, लॉन्ग टर्म में। तो ये हो सकता है कि नॉर्थ गाजा का एरिया इजराइल अपने लिए क्लेम कर ले, वेस्ट बैंक वाले मॉडल में शायद। अब जहां तक बात रही कि ये जाएंगे कहां, वर्चुअली बहुत मुश्किल है, कहां जाएंगे। गाजा का केवल तो बनता है इजिप्ट, तो केवल इजिप्ट बनता है, तो या तो प्रेशर कुकर की तरह फटेंगे सब लोग जो रिफ्यूजीज इकट्ठे हो गए हैं, और सैलाब आएगा जो कि इजिप्ट की बाउंड्री को तोड़ ताड़ के इजिप्ट में चला जाएगा। तो ये गाजा बहुत ही अजीब और गरीब सिचुएशन में है इस समय। ठीक है, कर्नल एन आप कुछ कह रहे हैं, फिर जनरल मैस्टन के पास जाऊंगी। बस मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि पहले जैसे कि अमेरिका ने कहा था कि यूएन के साथ में मिलके और अब्बास को बिठा देंगे जाकर के इसमें गाजा के अंदर, साथ में जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, साउथ अरेबिया है, कतर है, ये लोग भी देख रेख करेंगे। ये फॉर्मूला भी नेतन्याहू ने बिल्कुल मना कर दिया। ये लोग गाजा को और स्क्वीज करेंगे। 4 किलोमीटर का एरिया चारों तरफ से गाजा के बफर जोन बनाने जा रहे हैं। खासकर जैसे सचदेव जी कह रहे थे, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा मौका, बिकॉज नेतन्याहू का कहना है 2005 में हमने पैलेस्टीनी अथॉरिटी को ही ये दिया था गाजा स्ट्रिप, और 2 साल के अंदर इन्होंने हमास को सौंप दिया, और आज जो हमास बना है वो इनके कारण है। इसलिए ठीक है सर, जनरल मैस्टन सर 30 सेकंड में बस समझना चाहूंगी एक चीज आपसे सर, बस 30 सेकंड में समझना चाहूंगी, गैस का खजाना और बेन गुरिया नहर कितना आसान है इसराइल के लिए? और देखिए, जहां तक ये नहर का सवाल है, ये शायद जरूरी भी है, क्योंकि एक कनेक्शन हो जाएगा रेड सी, जो बेसिकली गल्फ ऑफ काबा है, और मेडिटेरियन सी में। इसमें इजराइल को भी फायदा होगा, और अगर लॉन्ग टर्म में जो भी, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ बोला है, और इजराइल भी मानता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तो होगा। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा तो इजराइल का लॉन्ग टर्म वहां पर इफेक्ट नहीं रहेगा। फिलहाल तकरीबन 2-3 साल तो मेरे को क्लियर लगता है कि इजरायली सेना का पूरा कब्जा रहेगा पूरे गाजा स्ट्रिप में। उसके बाद जब उनको एक वहां पर सिविलियन रूल आता है विच इज एमिनेबल, जो मतलब इजराइल को स्वीकार है, उनके साथ जॉइंटली ये एक्सप्लोर किया जाएगा, और मेरे ख्याल वहां पर दोनों लोगों की प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये भी एक सोल्यूशन लॉन्ग टर्म हो सकता है। और जहां तक ये गैस रिजर्व्स का सवाल है, मेरे को लगता है, देखिए इजराइल का इस पे भी जॉइंटली होगा। ठीक है सर, रोक रही हूँ आपको माफी के साथ। मैं चाहती थी कर्नल सिंह भी इस पर रिएक्शन दे, लेकिन समय कम है, मुझे वाइंड अप के लिए बोला जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए महाभारत में। Servocon energy efficient transformers, India's fastest growing transformer manufacturer.